हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग ईसीजी इंटरप्रिटेशन को जानेंगे कि ईसीजी को कैसे पढ़ा जाता है। लेकिन ईसीजी को कैसे पढ़ा जाता है इसके बारे में जानने से पहले ईसीजी की काफ़ी कुछ बेसिक्स भी हमें जानने ज़रूरी है। ईसीजी क्या होता है ये हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ईसीजी का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, कौन कौन से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हार्ट में होती हैं और किसी की वजह से कैसा पैटर्न जो है वो बनता है। तो आज हम लोग इसके इंटरप्रिटेशन को पढ़ेंगे। तो ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और मेडिकल टेस्ट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक मेडिकल टेस्ट है जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिस मेथड से ईसीजी को रिकॉर्ड किया जाता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है मशीन जिससे ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये ग्राफ और ग्राम में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। ग्राफ मशीन होता है और ग्राम जो है वो मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है। तो ईसीजी करने के लिए हम 12 लीड ईसीजी का यूज करते हैं। इतने सारे लीड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी है? हार्ट एक 3D ऑर्गन है और सिर्फ एक लीड से हम हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में पूरी जानकारी नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल लीड्स को डिफरेंट डायरेक्शन में प्लेस करने के बाद हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकाल पाते हैं। तो इसके लिए हम 12 लीड ईसीजी का यूज करते हैं ताकि हम 12 डिफरेंट एंगल से हार्ट को देख सकें। और इसको कैसे पाते हैं? तो अचीव्ड बाय प्लेसिंग 6 लीड्स इन हॉरिजेंटल प्लेन एंड 6 लीड इन वर्टिकल प्लेन्स। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्लेन में 6 लीड्स को अप्लाई करते हैं और 12 लीड ईसीजी से हम लोग ईसीजी को निकालते हैं। ये लीड्स क्या होते हैं? तो लीड्स को पाने के लिए हम क्या करते हैं? टू गेट लीड्स वी पुट सर्टेन इलेक्ट्रोड्स ऑन ह्यूमन बॉडी पार्ट एंड दीज इलेक्ट्रोड कैप्चर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो हम कुछ इलेक्ट्रोड्स हैं उनको जो बॉडी पार्ट्स है वहाँ पे अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोड्स को, लीड्स का फॉर्मेशन होता है और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है हार्ट की वो रिकॉर्ड होती है। 12 लीड्स हैं, उसमें से 6 लिम लीड्स होती हैं और 6 चेस्ट लीड्स होती हैं। लिम लीड्स को हेक्साक्सियल लीड्स भी बोलते हैं। ये होती हैं लीड 1, लीड 2, लीड 3। ये जो लीड्स होती हैं, ये 3 जो लीड होती हैं ये बाईपोलर लीड होती हैं और 30 बाकी जो 3 लिम लीड होती हैं AVR, AVL एंड AVF ये यूनिपोलर होती हैं और इन्हें एगमेंटेड लीड भी बोला जाता है। तो ये तीनों जो हैं AVR, AVL एंड AVF ये एगमेंटेड लीड होती हैं। 6 जो चेस्ट लीड होती हैं उन्हें प्रीकार्डियल लीड्स भी बोला जाता है। V1, V2, V3, V4, V6, V5 एंड V6। और ये जो 6 होती हैं वो यूनिपोलर लीड्स होती हैं। तो बाइपोलर लीड्स वो लीड्स होते हैं जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो एक्टिव होते हैं। यूनिपोलर लीड्स में एक इलेक्ट्रोड एक्टिव होता है और दूसरा जो होता है वो इंडिफरेंट होता है। पोलर लीड्स में क्या करते हैं कि 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रोड लगाया जाता है और उनके बीच के जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको देखा जाता है। 12 लीड जो ईसीजी है उसको निकालने के लिए हमें 10 इलेक्ट्रोड्स की ज़रूरत पड़ती है और इन सारे इलेक्ट्रोड का एक स्पेशल कलर कोड होता है और एक स्पेशल जगह होती है जहाँ पे इन्हें प्लेस किया जाता है। तो 10 जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें से 4 जो होते हैं वो लिम्ब इलेक्ट्रोड होते हैं और 6 जो हैं वो चेस्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। लिम्ब इलेक्ट्रोड्स 4 होते हैं, यानी राइट आर्म पे, लेफ्ट आर्म पे, राइट लेग पे और लेफ्ट लेग पे अप्लाई करते हैं। इनका आप देख सकते हैं स्पेशल कलर कोड होता है। राइट आर्म वाला वाइट कलर का होता है, लेफ्ट आर्म वाला ब्लैक होता है, राइट लेग जो है वो ग्रीन कलर का होता है, लेफ्ट लेग जो है वो ब्लैक कलर का रेड कलर का होता है। और 6 चेस्ट लीड अप्लाई करते हैं। ये चेस्ट लीड है 6। V1 रेड होता है, V2 येलो, V3 ग्रीन, V4 ब्लू, V5 ऑरेंज एंड V6 जो है वो पर्पल कलर का होता है। लिम्ब इलेक्ट्रोड्स जो हैं इनसे हमें 6 लिम्ब लीड्स मिलते हैं। एक्चुअली हम 4 भी इलेक्ट्रोड नहीं कह सकते हैं, हम 3 इलेक्ट्रोड ही मेनली यूज करते हैं। ये जो राइट लेग का इलेक्ट्रोड है इसको मेनली हम न्यूट्रल होता है और इसको अर्थिंग के लिए बस यूज करते हैं। तो ये जो यूज होता है ये अर्थिंग के लिए यूज होता है, तो इसका कोई रोल नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो मेनली जो है हमें 3 जो लिम्ब लीड्स हैं उससे 6 लीड्स मिलती हैं, 6 लिम्ब लीड्स मिलती हैं और 6 जो चेस्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, प्रीकार्डियल इलेक्ट्रोड्स हैं, उनसे हमें 6 चेस्ट लीड्स मिलती हैं।
तो हमने अभी जाना कि जो बाइपोलर लीड्स होते हैं उनके दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो एक्टिव होते हैं और 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रोड को लगाया जाता है और उनके बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को देखा जाता है और हमें लीड मिलता है। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं वो हमेशा एक कैमरा की तरह काम करते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन की तरफ देखते हैं। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारा कैमरा होता है। लीड 1 के लिए हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को लेफ़्ट पेशेंट के लेफ़्ट आर्म पे रखते हैं। ये लेफ़्ट आर्म हो गया, ये लेफ़्ट लेग हो गया, ये राइट लेग, राइट आर्म। तो फर्स्ट लीड के फॉर्मेशन के लिए हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को पेशेंट के लेफ़्ट आर्म पे रखते हैं और निगेटिव इलेक्ट्रोड को पेशेंट के राइट आर्म पे रखते हैं। तो हमारा जो है फर्स्ट लीड जो है इसका फॉर्मेशन होगा और ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ हार्ट को ऐसे दिखेगा। तो ये जो हमारा ये लीड 1 बनता है। सेकेंड लीड के लिए हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को पेशेंट के लेफ़्ट लिम्ब पे रखते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को पेशेंट की राइट आर्म पे रखते हैं। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अगेन एक कैमरे की तरह काम करेगा और ये हार्ट को नीचे से राइट साइड की तरफ ऐसे देखेगा और यहाँ पे हमारा ये सेकेंड लीड का फॉर्मेशन होता है। लीड थर्ड के लिए हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को लेफ्ट फुट पे रखते हैं और नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है उसको लेफ्ट आर्म पे पेशेंट के रखते हैं। तो ये जो हमारा लीड 3 बन जाता है। 3 लीड हमारे बन गए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हमारी जो बॉडी है वो अच्छी वॉल्यूम कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को अगर हम थोड़ा सा लीड का जो पोजीशन है, इलेक्ट्रोड का पोजीशन है वो चेंज भी करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जो है वो चेंज नहीं होंगी। तो अगर हम मान लीजिए हमने हार्ट रखा हुआ है लेफ़्ट हैंड पे है तो उसको हम यहाँ अगर शोल्डर पे रख देते हैं इलेक्ट्रोड को तो फिर ये जो है वो उतना ही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अगेन करेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसे ही राइट आर्म की जगह पे हम यहाँ राइट शोल्डर पे रख देते हैं इलेक्ट्रोड को एंड लेफ्ट लेग की जगह पे यहाँ पे समवेयर थाइज के पास अगर रख देते हैं तो आप अगर ये तीनों, तो ये हमारा लीड क्या बन गया, ये लीड 1, लीड 2 एंड ये हो गया हमारा लीड 3। तो अगर आप तीनों लीड की एक्सिस को देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट एक ट्रायंगल बनाता है, इसे एंथोवेंस ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये हमारा एंथोवेंस ट्रायंगल हो गया और हार्ट जो है इस क्लोज सर्किट के एकदम बीच में सेंटर में आता है, ऑलमोस्ट बीच में आता है, पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं। इन लीड्स हमें मिल गए, लिम्ब लीड्स। अब आगे कुछ मैथमेटिशियन और फिजिशियन ने कैलकुलेशन किया और उन्होंने इन लीड्स से 3 और लीड्स डिराइव किए और उसके लिए हमें बॉडी पे अलग से किसी तरह के इलेक्ट्रोड को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लीड्स को एगमेंटेड लीड्स बोलते हैं और वो हैं AVR, AVL एंड AVF। तो ये जो तीनों लीड्स हैं ये लीड 1, 2 एंड 3 के वेक्टर से ही डिराइव्ड हुए हैं और वो हार्ट को 3 और एंगल देते हैं, 3 और अच्छे एंगल देते हैं। और ये जो हैं ये यूनिपोलर हैं, यूनिपोलर हैं, इसलिए इनके लिए हार्ट जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। तो हमें 3 और इलेक्ट्रोड मिले। AVR, AVL एंड AVF। नाम से पता चल रहा है, R मतलब ये राइट आर्म, L मतलब लेफ्ट आर्म, ईजी रहेगा याद करने में भी। F है यहाँ पे तो ये फुट, तो ये लेफ्ट फुट में इसको लगाते हैं। तो अब हमें जो है 6 डिफरेंट व्यूज़ हार्ट के मिल गए। लीड 1 जो है वो आपके लेफ़्ट साइड से देख रहा है, लीड 2 जो है ये ऐसे फ्रॉम बॉटम लेफ़्ट, लीड 3 जो है फ्रॉम बॉटम राइट, AVR जो है वो लेफ़्ट शोल्डर, AVR जो है वो राइट शोल्डर से हार्ट की तरफ देख रहा है, AVL जो है फ्रॉम लेफ़्ट शोल्डर से हार्ट की तरफ देख रहा है, AVF जो है वो बॉटम से नीचे से लेफ़्ट फुट से देख रहा है। तो ये 6 टोटल व्यूज़ हमें मिल गए हैं।
अब हम इन सारे लीड्स को स्लाइड करते हैं और उनके बीच में एंगल को देखते हैं कि हार्ट के रिप्रेजेंट में उनका लोकेशन क्या है और क्या एंगल बन रहा है। तो अगर हार्ट के अराउंड हम एक सर्कल ड्रॉ करें, मान लीजिए हार्ट है, हार्ट के अराउंड हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उनमें से कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं, तो एक्सिस ऑफ कैलकुलेशन निकालना हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो अगर हम लीड 1 को, ये हमारा लीड 1 है, लीड 1 को हम सेंटर में ले आते हैं, यहाँ पे ये हमारा लीड 1 था, लीड 1 को हम सेंटर में ले आएंगे तो फिर एंगल ऑफ ओरिएंटेशन जो है लीड 1 का ये हो जाएगा 0 डिग्री। अगर हम लीड 2 को स्लाइड करते हैं, ये हमारा लीड 2 है, लीड 2 को अगर हम स्लाइड करते हैं तो जो एंगल ऑफ ओरिएंटेशन होगा लीड 2 का वो हो जाएगा +60 डिग्री। ऐसे ही जो हमारा लीड 3 है, लीड 3 को अगर हम स्लाइड करते हैं तो हमारा जो एंगल ऑफ ओरिएंटेशन होगा वो होगा +120 डिग्री। ये लीड 1 हो गया, ये लीड 2 हो गया और ये लीड 3 हो गया। इसी तरह से AVF, ये नीचे से जा रहा है ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ ओरिएंटेशन हो गया इसका AVF का। AVL देख रहा है तो इसका AVL का होगा -30 एंड AVR का होगा -150। तो अब हमें एंगल ऑफ ओरिएंटेशन सबका मिल गया, लीड 1 का 0 डिग्री, लीड 2 का 60, लीड 3 का AVF 90। तो ये जो है लोअर हेमिस्फीयर में, यानी कि नीचे की तरफ जितनी चीज़ें आ रही हैं वो प्लस में पॉजिटिव रहती हैं, मतलब इनका जो एंगल है वो प्लस में रहता है, और अपर हेमिस्फीयर में जितनी चीज़ें आती हैं उनका जो एंगल है वो निगेटिव होता है। ये जो पूरा सिस्टम है इसे हेक्साक्सियल रेफरेंस सिस्टम बोलते हैं। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा लीड किस लोकेशन पे कैसे पहुंचा, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि हार्ट के रेफरेंस में इनका लोकेशन क्या है। तो ये जो रेफरेंस सिस्टम है ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत याद रखना। लिम्फ लीड्स जो हैं वो हार्ट को ऊपर से, नीचे से, साइड से देख रहे हैं, लेकिन फ्रंट से हार्ट को देखने के लिए अभी तक कोई लीड नहीं है। तो अब हमारी बारी आती है प्रीकार्डियल यानी कि चेस्ट लीड्स की। कार्डियल लीड्स को कैसे प्लेस करना है इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। तो प्रीकार्डियल जो स्टेप पहला जो होता है वो 4th इंटरकास्टल स्पेस राइट साइड में इसको प्लेस करते हैं। उसके बाद से ऑन दी सेम प्लेस लेफ़्ट साइड में जहाँ पे V1 प्लेस किया है उसी के ठीक सामने लेफ़्ट साइड में 4th इंटरकास्टल स्पेस पे लीड 2 को प्लेस करते हैं। उसके बाद से आपको लीड 3 प्लेस नहीं करना है, उसके बाद 5th इंटरकास्टल स्पेस पे आपको लीड 4 प्लेस करना है, और उसके बाद से अब V2 और V4 के बीच में, इन दोनों के बीच में V3 को प्लेस करना है। के बाद मिड V4 के डायरेक्शन में, V4 जो है इसी के डायरेक्शन में मिड एक्सिलरी लाइन में V5 एंड V6 को प्लेस करते हैं। हम इजीली अब देख सकते हैं कि कौन सा लीड हार्ट को किस डायरेक्शन से देख रहा है। V1 एंड V2 सेप्टल लीड्स हैं, V2 से V4 तक एंटीरियर लीड्स होते हैं एंड V4 से V5 V6 तक लैटरल लीड्स होते हैं। ECG स्ट्रिप का पे जो लीड्स लगाई जाती हैं वो इस डायरेक्शन में लगाई जाती हैं 1 2 3 AVR AVL AVF V1 V2 V3 V5 V4 V5 एंड V6। तो इस डायरेक्शन में लीड्स को लगाया जाता है। तो आप जो रिपोर्टिंग देखेंगे ECG की, एक एग्जांपल मैं दिखाती हूँ। ये एग्जांपल है एक ECG का है। तो ये लीड 1 2 3 AVR AVL AVF V1 V2 V3, तो इसी डायरेक्शन में जो ECG स्ट्रिप पे लीड्स होती हैं वो प्लेस्ड की जाती हैं। लास्ट में रिदम स्ट्रिप दिया जाता है, इसमें एक स्ट्रिप को यहाँ से उठाया जाता है और उसको स्प्रेड कर दिया जाता है नीचे। इसके लिए मेनली लीड 2 को यूज किया जाता है, V1 को भी रिदम एज ए रिदम स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। तो अब तक आप इजली समझ गए होंगे कि कौन सी लीड किस साइड से हार्ट को वॉच कर रही है और किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है तो फिर किस लीड में प्रॉब्लम आएगी ये भी आप तक आप समझ गए होंगे। जैसे कि अगर लीड 1 V5 V6 में कोई प्रॉब्लम आ रही है, AVL में प्रॉब्लम आ रही है तो लैटरल वॉल में प्रॉब्लम होगी। अगर सेकेंड थर्ड या AVF में कुछ प्रॉब्लम है तो मीन्स कि इंफीरियर वॉल में कुछ प्रॉब्लम होगी। V1 V2 में कुछ प्रॉब्लम है तो सेप्टल वॉल में प्रॉब्लम होगी। V3 या फिर V4 में कुछ दिक्कत आ रही है
तो पेशेंट के एंटीरियर वॉल में प्रॉब्लम होगी। तो किस पार्ट में प्रॉब्लम है ये हम पेशेंट के ईसीजी देख के पता लगा सकते हैं इसलिए। जब हम इन सारे लीड्स को सुपर इम्पोज करेंगे तो कुछ इस तरह की पिक्चर बनेगी और हम देख सकते हैं कि कौन सी लीड किस डायरेक्शन से, किस एंगल से हार्ट को देख रही है। लास्ट वीडियो में हमने हार्ट के कंडक्शन सिस्टम को काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि हार्ट में जो इम्पल्सेज हैं वो ऐसे नोड से शुरू होते हैं, फिर हेवी नोड के थ्रू बंडल ऑफ हेज और पर्किंजे फाइबर तक पहुंचते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि हर जो वेव होती है डिपोलराइजेशन का एक डायरेक्शन होता है और एक वेक्टर बनाती है। ईसीजी में हर लीड एक कैमरे की तरह काम करती है और इन वेक्टर्स को देखती है। तो लीड को, मान लीजिए ये लीड है 1 2 3 4, तो अगर लीड को वेक्टर अपनी तरफ आते हुए दिखाई देगा, जैसे इस तरफ आ रहा है, तो फिर इसमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बनेगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बनेगा। अगर लीड को वेक्टर दूर जाते हुए दिखाई देगा, मान लीजिए कि ये है, ये वेक्टर है, इससे दूर जाते हुए, मान लीजिए 1 के रेफरेंस में अगर हम देख रहे हैं, अगर पॉजिटिव, अगर इसको अपनी तरफ आते हुए दिखाई देगा, ये इसकी आइज हो गई, तो इसको अपनी तरफ आते हुए दिखाई देगा तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बनेगा। अगर इसको दूर जाते हुए दिखाई देगा, कोई भी वेक्टर दूर जा रहा है, तो फिर नेगेटिव डिफ्लेक्शन बनता है। किसी भी एक समय में आप देखेंगे तो मिलियंस ऑफ वेक्टर हार्ट में डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ईसीजी मशीन हर एक वेक्टर को पिक नहीं कर सकती है और ये हमारे लिए पढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये एक एवरेज वेक्टर को पिक करती है जिसे मीन वेक्टर बोलते हैं। तो वो जो मीन वेक्टर होता है इन सारे मिलियंस ऑफ वेक्टर के एवरेज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, मीन वेक्टर जो हार्ट का होता है वो डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड पॉइंट कर रहा है। तो ये जो मीन वेक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ हार्ट बोलते हैं। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। तो इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ हार्ट एवरेज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट है। तो जो लीड इसके सामने होगी उसे अपनी तरफ से सामने से आती हुई दिखाई देगी तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बनेगा। जो लीड इसके पीछे प्रेजेंट होगी तो उसमें नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखेगा, क्योंकि करंट जो है वो दूसरी तरफ मूव कर रहा है। अगर जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर मूव करेगा, तब क्या होगा कि इसको हम दो कंपोनेंट में करेंगे, दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। पहला ये परपेंडिकुलर हो गया तो एक लीड को आते हुए दिखाई देगा और दूसरा जो है इसको दूर जाते हुए दिखाई देगा। दो चीज़ों में देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो अगर परपेंडिकुलर है तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, दोनों साइड होगा। तो ये ऐसा इसका बनेगा इक्वल मैग्नीट्यूड में। तो इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लीड 2 है ये बिल्कुल ही हार्ट का जो डायरेक्शन है वो लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड उसको शो कर रहा है, इसको एकदम सामने से आता हुआ दिख रहा है। तो इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखेगा। और एवीआर एकदम इस डायरेक्शन के बिल्कुल उल्टा है, तो इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखेगा। तो अगर आपको किसी भी ईसीजी में एवीआर का डिफ्लेक्शन पॉजिटिव दिख रहा है तो उसका मतलब है कि ये एबनॉर्मल है, क्योंकि इसको नॉर्मली कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो हमने ईसीजी लीड्स और उनके डायरेक्शन के बारे में समझ लिया। अब हम जानते हैं कि ईसीजी को पढ़ते कैसे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि अभी चैनल बिल्कुल ही नया है तो सब्सक्राइबर्स की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी ज़्यादा वीडियोज़ बना सकूँ। ईसीजी वेव सेगमेंट इंटरवल के बारे में हम लोग पिछली बार वीडियो में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसको क्विकली एक बार रिमाइंड करते हैं। ईसीजी में जो पी वेव बनती है वो आर्टेरियल डिपोलराइजेशन के कारण बनती है। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो कंडक्शन थ्रू एवी नोड के समय होती है। फिर क्यू वेव बनती है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिपोलराइजेशन की वजह से। आर वेव मेजल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। यस वेव वेजल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। क्यूआरएस को एक साथ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। उसके बाद टी वेव जो है वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के कारण बनती है। पीआर सेगमेंट बिटवीन एंड ऑफ पी वेव एंड बिगनिंग ऑफ क्यू और कॉम्प्लेक्स। आइडियली इसे पी क्यू कॉम्प्लेक्स बोलना चाहिए, पी क्यू सेगमेंट बोलना चाहिए, लेकिन कुछ रीडिंग्स में क्यू वेव नहीं दिखती है इसलिए इसे पीआर सेगमेंट बोलते हैं। एस टी सेगमेंट बिटवीन एंड ऑफ एस वेव एंड बिगनिंग ऑफ टी वेव।
तो ये जो होता है टाइम ड्यूरिंग विच वेंट्रिकल्स जो हैं वो डीपोलराइज हो रहे हैं, लेकिन रीपोलराइजेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। इंटरवल क्या होता है, कुछ वेव्स और सेगमेंट्स को जब मिला के इंटरवल बनता है। तो पी आर इंटरवल होता है बिगनिंग ऑफ पी वेव अप टू बिगनिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस इंटरवल होता है मोर देन वन वेव है इसमें, इसलिए। नेक्स्ट है क्यू टी इंटरवल बिगनिंग ऑफ क्यू आर एस अप टू द एंड ऑफ टी वेव। इसमें वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन दोनों आता है। इसको हमने क्विकली रिवाइज कर लिया है। और अगर आप लास्ट डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे लास्ट वीडियो जो ईसीजी का मैंने बनाया है उसको एक बार देखिए, आपको काफ़ी क्लियरली समझ में आ जाएगा। ईसीजी इंटरप्रिटेशन को अब हम लोग मेनली शुरू करते हैं कि कैसे इसको करते हैं। तो ईसीजी पेपर के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो ईसीजी पेपर में दो तरह के स्क्वायर आपको देखने को मिलेंगे, बिग स्क्वायर एंड स्मॉल स्क्वायर। जो बिग स्क्वायर होता है वो 5 मिलीमीटर का होता है, और इसमें अगर वोल्टेज देखें तो ये 0.5 मिली वोल्ट होता है। ईसीजी पेपर में जो एक्स एक्सिस है वो ड्यूरेशन को शो करता है, और जो वाई एक्सिस है वो वोल्टेज को शो करता है। तो एक जो बिग स्क्वायर है ये 0.2 सेकेंड का होता है। स्मॉल स्क्वायर की अगर हम बात करें तो एक स्मॉल स्क्वायर जो है 1 mm का होता है। एक लार्ज जो बिग स्क्वायर है उसमें 5 स्मॉल स्क्वायर प्रेजेंट होते हैं। इसमें अगर वोल्टेज देखें तो 0.1 मिली वोल्ट होता है, और इसका जो ड्यूरेशन है 0.04 सेकेंड का होता है। नॉर्मली जो स्पीड होती है ईसीजी पेपर की वो 25 मिलीमीटर पर सेकेंड की होती है, यानी कि 1 सेकेंड में 5 बिग स्क्वायर पास होते हैं। ईसीजी रीड करते समय क्या क्या देखते हैं, तो ईसीजी में सबसे पहले आपको इस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा कि नॉर्मल ये कि ईसीजी है, तो ईसीजी में आपको सबसे पहले ये इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। ये ईसीजी के कैलिब्रेशन एंड स्पीड ऑफ मशीन को बताता है। तो इसे ईसीजी का स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। तो इसकी जो हाइट है वो एम्पलीट्यूड शो करती है जिस पे करंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है, और ये आइडियली जो है 2 लार्ज बॉक्स का होना चाहिए। इसका जो हाइट है वो 2 लार्ज बॉक्स यानी कि 10 mm का होना चाहिए। नॉर्मली इसकी जो विड्थ है यानी कि ये जो चौड़ाई है वो मशीन के स्पीड को शो करती है। ये एक लार्ज बॉक्स 1 लार्ज बॉक्स के बराबर होनी चाहिए, यानी कि 5 mm की होनी चाहिए। एक लार्ज बॉक्स वाइड है, इसका मतलब है कि जो स्पीड ऑफ मशीन है वो सही है, 25 mm की स्पीड से चल रहा है। अगर ये ओवर कैलिब्रेशन है या फिर अंडर कैलिब्रेशन है तो फिर इसका मतलब है कि जो ईसीजी है वो गलत है, अब नॉर्मल ईसीजी आएगा। तो जो स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन होता है वो 2 लार्ज बॉक्स टॉल होना चाहिए एंड 1 लार्ज बॉक्स वाइड होना चाहिए। नेक्स्ट हम ईसीजी में रिदम को देखते हैं। हार्ट जो है वो रेगुलरली बीट कर रहा है या फिर इरेगुलरली बीट कर रहा है, इसको हम देखेंगे। हमने पीछे जाना था कि ईसीजी के जो 12 लीड्स हैं उसके अलावा जो 12 लीड्स तो दिए ही जाते हैं, उसके अलावा लास्ट में एक रिदम स्ट्रिप दिया रहता है। इसमें एक लीड को एक्सपेंड कर दिया जाता है पूरा, और इसको लीड सेकेंड या फिर लीड जो V1 है उसमें रिदम स्ट्रिप के लिए मेनली यूज करते हैं। तो रिदम स्ट्रिप में हम रिदम को चेक करते हैं, तो हम लीड 2 में देखेंगे। रिदम मीन्स क्या होता है, रिदम मीन्स कि विच टिश्यू इज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। हार्ट का पेस मेकर कौन सा टिश्यू है, कहाँ से हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है वो स्टार्ट हो रहा है। तो मेनली ये एसए नोट से स्टार्ट होता है, और ये नॉर्मली जो एसए नोट से स्टार्ट होता है उसको साइनस रिदम बोलते हैं। अगर ये एवी नोट से स्टार्ट हो रहा है तो एबनॉर्मल है, इसको जंक्शनल रिदम बोलते हैं। आर्ट्रिया से स्टार्ट हो रहा है तो आर्ट्रियल रिदम बोलते हैं। वेंट्रिकल से स्टार्ट हो रहा है तो वेंट्रिकल रिदम बोलते हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ पे साइनस रिदम के बारे में बात करेंगे। वो रेगुलर रिदम में क्या होता है कि इक्वल आरआर इंटरवल होता है। रिदम में चेक करने के लिए रिदम के लिए हम आरआर इंटरवल को चेक करते हैं। अगर ईसीजी स्ट्रिप में आरआर इंटरवल आपका इक्वल है तो फिर ये नॉर्मल रेगुलर रिदम होता है। हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के पहले एक पी वेव आती है। ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स है 1 2 3 4 5 बॉक्स के गैप पे एक एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है। हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के पहले एक पी वेव है। तो ये जो रिदम है ये रेगुलर रिदम कही जाएगी। यहाँ पे भी देख लीजिए हमारा क्यूआर, ये एक नॉर्मल ईसीजी है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के पहले एक पी वेव आ रहा है और जो इंटरवल है ये सेम है। तो नॉर्मली जो हार्ट रेट होता है वो 60 to 100 होता है। नॉर्मल साइनस रिदम इसे बोलेंगे। अगर ये 60 से कम है तो साइनस ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, और ये अगर ये 100 से ज़्यादा है तो इसे टैकिकार्डिया बोलेंगे।
इरेगुलर रिदम भी दो तरह के होते हैं, रेगुलरली रेगुलर या फिर इरेगुलरली रेगुलर। तो रेगुलरली रेगुलर में क्या होता है कि जो रेगुलर हार्ट रेट चलती है बीच में एक बीट जो है वो ड्रॉप हो जाती है। ये आप देख सकते हैं रेगुलरली रेगुलर में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पी वेव के बाद आ रही है, यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ पे थोड़ी देर बाद जाके एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है उसका गैप हो गया है, एक बीट जो है वो ड्रॉप हो गई है। इसी तरह थोड़ा और आगे यहाँ पे देखिए एक बीट ड्रॉप है, फिर दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, फिर एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का ड्रॉप है। तो इसे रेगुलरली इरेगुलर बोलते हैं, इसे मिस्ड बीट या फिर ड्रॉप बीट बोलते हैं। तो ऐसा सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप 2 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है इरेगुलरली इरेगुलर। इसमें अनइक्वल आरआर इंटरवल पाए जाते हैं, कोई भी आइडेंटिफिएबल पी वेव नहीं होता है। ऐसा आर्ट्रियल फिब्रिलेशन या फिर मल्टीफोकल आर्ट्रियल टैकीकार्डिया के केस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इरेगुलरली इरेगुलर में यहाँ पे कोई भी आइडेंटिफिएबल जो है पी वेव देखने को नहीं मिलेगा। पी वेव को हमेशा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले आना चाहिए। ये इरेगुलरली इरेगुलर रिदम है जिसमें आप देख पाएंगे कि कोई भी आइडेंटिफिएबल पी वेव नहीं देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम ईसीजी में रेट को देखते हैं। रेट को भी हम रिदम स्ट्रिप में चेक करते हैं। तो रेट अगर हार्ट रेट दो तरह से निकालते हैं, अगर रेगुलर है तो उसका मेथड अलग हो जाता है, इरेगुलर है तो उसका मेथड अलग हो जाता है। अगर रेगुलर हार्ट बीट चल रही है यानी कि आरआर जो है उसके बीच में इंटरवल बराबर चल रहा है 2 आर वेव्स के बीच में, तो उसका जो 3 मेथड से इसको निकालते हैं। पहला स्क्वायर काउंटिंग मेथड है, इसमें नंबर ऑफ़ लार्ज स्क्वायर बिटवीन 2 आर वेव चेक करते हैं। तो अगर नंबर ऑफ़ लार्ज स्क्वायर 1 है तो हार्ट रेट 300 होगा, 2 है तो हार्ट रेट 150 है, 3 है तो हार्ट रेट 300 होगा, 4 है तो 175, 5 है तो 160 होगा, 6 है तो 50 होगा, 7 है तो 43 होगा, 8 है तो 38 होगा, 9 है तो 33 होगा। नेक्स्ट मेथड है 300 मेथड। इसमें हार्ट रेट कैसे निकालते हैं, 300 को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ बिग स्क्वायर बिटवीन 2 आर वेव या फिर 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में नंबर ऑफ बिग स्क्वायर जितने होते हैं उसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 2 आर वेव के बीच में 1 2 3 4 आपके बिग स्क्वायर हैं, तो इसको 300 से डिवाइड करेंगे तो हार्ट रेट जो है वो 75 पाएगा। और ये स्क्वायर काउंटिंग मेथड में भी हमने ये याद किया था कि 4 है तो 75 हार्ट रेट होगा। अगर बिग स्क्वायर जो है वो 3 या 3 से कम होगा 2 आर वेव के बीच में तो हार्ट रेट 100 बीट या उससे ज़्यादा होगी, टैकीकार्डिया होगा। अगर अब बिग स्क्वायर जो है 2 आर वेव के बीच में 5 या उससे ज़्यादा होंगे तो हार्ट रेट 60 या फिर उससे कम होगा और फिर ब्रेडिकार्डिया होगा। नेक्स्ट मेथड है 1500 मेथड। इसमें हार्ट रेट को निकालने के लिए 1500 से नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर बिटवीन 2 आर वेव करते हैं। तो 2 आर वेव के बीच में जो स्मॉल स्क्वायर को निकालते हैं और उसको 1500 से डिवाइड करते हैं। तो ये थोड़ा सा टफ मेथड हो जाता है। मेनली ये 2 मेथड है, काफ़ी इजी है निकालने के लिए। रिदम रेगुलर चल रहा है तो हार्ट रेट को कैलकुलेट करना बहुत इजी है, लेकिन हार्ट रेट अगर इरेगुलर है तो फिर हम ये मेथड यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में कहीं डिस्टेंस ज़्यादा होता है कहीं कम होता है। तो इसके लिए 6 सेकेंड मेथड का यूज़ किया जाता है। तो हार्ट रेट इक्वल टू नंबर ऑफ आर वेव इन 6 सेकेंड इंटू 10, या फिर आप कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ आर वेव इन 30 बिग स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि 1 सेकेंड में 5 बिग स्क्वायर पास होते हैं। तो 5 को 6 से इंटू करेंगे तो ये 30 आएगा। तो जैसे इजी लगे समझना वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि 6 सेकेंड में नंबर ऑफ़ आर वेव जो है वो 9 है, तो इसको 9 से 10 से इंटू करेंगे 9 को, तो हमारा हार्ट रेट 90 आएगा। ईसीजी पेपर पे यूजुअली 3 सेकेंड की मार्किंग यानी कि 15 लार्ज जो स्क्वायर होते हैं उस पर एक मार्क होता है, तो इसको समझना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग ईसीजी में पढ़ते हैं वो है एक्सिस कैलकुलेशन। तो शुरू में हमने 12 लीड ईसीजी के बारे में पढ़ा था और हेक्साक्सियल रेफरेंस सिस्टम के बारे में जाना था, जिसमें यह बताया गया था कि किस लीड का लोकेशन हार्ट के रिस्पेक्ट में क्या है। ये जो सारे लीड का लोकेशन हमने पढ़ा था। और हार्ट का जो मेन वेक्टर होता है वो डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड होता है, ये भी हमने जाना था। इसके अपर हेमिस्फीयर में जितने एंगल हैं वो निगेटिव होते हैं, नीचे के जो लोअर हेमिस्फीयर में जितने एंगल होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। नॉर्मल एक्सिस ऑफ हार्ट होता है -32 + 90 डिग्री, ये नॉर्मल एक्सिस ऑफ हार्ट होता है।
अगर हार्ट के जो पोजीशन है, जो एक्सिस है, वो +90 से 180 डिग्री के बीच में होता है तो फिर ये राइट एक्सिस डेविएशन है। अगर -30 से -90 डिग्री तक होता है तो ये लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन होता है। और अगर ये -90 से 180 के बीच में होता है तो इसे एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन बोलते हैं, या फिर इसे नॉर्थ वेस्ट एक्सिस डेविएशन भी बोला जाता है। एक्सिस को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड हैं। हम लोग जो सबसे सिंपल और फास्टेस्ट और मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है वो उसके बारे में आज बात करेंगे, तो वो है क्वाड्रेंटेटिव मेथड। तो एक्सिस को कैलकुलेट करने के लिए हम परपेंडिकुलर लीड 1, ये जो हमारा लीड 1 है, लीड 1 और लीड AVF, ये हमारा लीड AVF है, इन दोनों को देखते हैं क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेंट है, हमारा जो मीन वेक्टर है इसी क्वाड्रेंट में आता है। हमारा जो मीन वेक्टर है डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड है, तो इसी क्वाड्रेंट में हमारा जो मीन वेक्टर समवेयर इधर आता है। तो हम लोग लीड 1 को और AVF को के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। ये तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं अब तक कि लीड को अगर अपनी तरफ वेक्टर आता हुआ दिखाई देगा तो वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा, दूर जाता हुआ दिखाई देगा तो निगेटिव डिफ्लेक्शन होगा। ये हमारा लीड 1 है, ये AVF की पोजीशन है, लीड AVF की पोजीशन है, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर लीड 1 भी पॉजिटिव है और AVF में भी पॉजिटिव है, तो लीड 1 में अगर पॉजिटिव है तो वेक्टर इसको अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, AVF में भी पॉजिटिव है तो वेक्टर इसको AVF को अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। तो जो मीन वेक्टर है वो समवेयर इन दोनों के बीच में आएगा। तो मीन वेक्टर इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। तो ये है नॉर्मल है क्योंकि इसका जो एंगल है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, और हमारा जो नॉर्मल पोजीशन होता है वो -30 से +90 तक होता है। तो यहाँ पे कहीं पे वेक्टर आ रहा है, तो ये जो हमारा होता है नॉर्मल होता है। आप देख सकते हैं कि लीड 1 में ये पॉजिटिव है, AVF में भी पॉजिटिव है, तो ये जो हमारा है नॉर्मल एक्सिस है, ठीक है। अगर लीड 1 में और AVF में दोनों में पॉजिटिव है, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा अगर, तो फिर नॉर्मल एक्सिस होगा। अब सेकंड मान लीजिए कि लीड 1 निगेटिव है, लीड 1 निगेटिव है, दूसरा डायग्राम में बना के दिखाती हूँ। ये हमारा लीड 1 हो गया, ये AVF है। सेकेंड पोजीशन हम देखते हैं, मान लीजिए कि लीड 1 में भी नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, AVF में भी नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो लीड 1 में नेगेटिव है तो ये इधर जाएगा, इसको वेक्टर दूर जाता हुआ दिखाई देगा। AVF में भी नेगेटिव है तो ये इसको दूर जाता हुआ दिखाई देगा। तो जो मीन वेक्टर होगा समवेयर इन दोनों के बीच में होगा। तो ये जो एंगल बन रहा है 0 + 90 ± 180 डिग्री -90 डिग्री, तो जो एंगल बनेगा ये समवेयर -90 और 180 डिग्री के बीच में बनेगा। तो ये हमारा जो होता है एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन होगा। तो अगर ये दोनों निगेटिव हैं, 1 में भी निगेटिव है एंड AVF में भी निगेटिव है, तो ये एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन होगा। तो फर्स्ट हमने देखा कि अगर फर्स्ट में पॉजिटिव है, AVF में भी पॉजिटिव है, तो ये हमारा नॉर्मल एक्सिस होगा। अगर दोनों में नेगेटिव है तो ये एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन होगा। नेक्स्ट केस हम देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए लीड 1 में नेगेटिव है एंड AVF में पॉजिटिव है, हमारा हो गया लीड 1 AVF 0 90 180 -90। तो लीड 1 में नेगेटिव है तो ये इसको दूर जाता हुआ दिखाई देगा, एंगल इधर। AVF में पॉजिटिव है तो ये इसको पास आता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो वेक्टर बनेगा मीन वेक्टर, ये इन दोनों के बीच में कहीं बनेगा। तो ये जो क्वाड्रेंट होता है हमारा, जो एंगल बनेगा +90 और -180 डिग्री के बीच में, तो ये हमारा बनेगा राइट एक्सिस डेविएशन। तो ये जो केस होता है ये राइट
एक्सिस डेविएशन। ये एग्जांपल है राइट एक्सिस डेविएशन का। तो लीड 1 में आप देखिए निगेटिव शो कर रहा है, AVF में ये पॉजिटिव है, तो ये राइट एक्सिस डेविएशन को शो कर रहा है। राइट एक्सिस डेविएशन को एक निमोनिक्स है इसको याद रखने के लिए कि राइट मीट्स, ये देखिए दोनों एक दूसरे से मिलते हुए देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये याद रखने के लिए अच्छा है। बाकी ये क्वाड्रेंट मेथड से तो आप इजीली पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा एक्सिस डेविएशन है। अब नेक्स्ट पोजीशन है, अगर मान लीजिए फर्स्ट लीड पॉजिटिव है एंड AVF नेगेटिव है, ये फर्स्ट वाला ये AVF है। तो अगर फर्स्ट पॉजिटिव है तो इसे अपनी तरफ आते हुए दिखाई देगा, AVF नेगेटिव है तो इसे दूर जाते हुए दिखाई देगा। तो जो मेन वेक्टर बनेगा वो समवेयर इन दोनों के बीच में बनेगा। तो ये हमारा जो नॉर्मल एक्सिस डेविएशन होता है वो -30 से +90 डिग्री होता है। तो इस क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है तो हमें ये पता लगाना होगा कि ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है या फिर नॉर्मल है, क्योंकि ये वेक्टर कहीं भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है। अगर इधर है माइनस नहीं है, -30 से पहले है तो फिर ये नॉर्मल होगा, अगर इसके बाद है तो फिर ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो जाएगा। तो ये पता करने के लिए हमें एक और चीज़ याद रखनी होगी, उसके लिए हमें लीड सेकेंड को देखना होगा। अगर लीड सेकेंड भी पॉजिटिव है देन जो एक्सिस है वो इधर कहीं होगा, 0 से -30 के बीच में होगा। लीड सेकेंड अगर पॉजिटिव है तो एंगल जो होगा 0 से 30 डिग्री के बीच में होगा, इधर कहीं। अगर लीड सेकेंड भी नेगेटिव है देन जो एंगल होगा -30 से -90 के बीच में होगा और ये फिर होगा लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। हमें ऐसा कोई ECG मिलता है जिसमें लीड 1 में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, AVF में नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, देन हम लीड 2 को देखेंगे। अगर लीड 2 में पॉजिटिव है तो फिर नॉर्मल है, घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल एक्सिस है। लेकिन अगर लीड 2 में नेगेटिव है देन ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का एग्जांपल है। ये लीड 1 में पॉजिटिव है, AVF में नेगेटिव है, ये सेकेंड लीड है, सेकेंड लीड में भी देखिए हमें नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो ये फिर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के लिए निमोनिक से याद करते हैं तो लेफ्ट गो अवे, ये आप देख रहे हैं ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो लेफ्ट में दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं, राइट में दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, मतलब जस्ट उल्टा होता है। ये नेगेटिव होता है लीड 1 में और AVF में पॉजिटिव होता है। और अगर दोनों नेगेटिव हैं देन ये एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फिर नॉर्मल एक्सिस है। एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन का एग्जांपल अगर हम देखें तो वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है। राइट एक्सिस डेविएशन जो है वो राइट साइड राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट को शो करता है, क्योंकि जिस साइड के वेक्टर स्ट्रॉन्ग होंगे, जिस साइड जो वेक्टर है डेविएट होंगे, मीन्स है कि वहाँ पे जो मसल्स हैं वो ज़्यादा हैं, मायोकार्डियल सेल्स ज़्यादा हैं, मीन्स कि वहाँ पे एनलार्जमेंट है। तो ये राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट को शो करता है। इसी तरह अगर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है मीन्स कि लेफ़्ट साइड में जो वेक्टर हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड की मसल्स जो है वो ज़्यादा हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट के केस में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ECG में हम देखते हैं P वेव को। P वेव जो है आर्टेरियल डिपोलराइजेशन यानी आर्टेरियल कंट्रैक्शन को शो करता है। तो P वेव शुड बी स्मूथ, राउंड एंड अपराइट, तो ये स्मूथ होना चाहिए, राउंड होना चाहिए, अपराइट होना चाहिए P वेव जो है। और इसको देखने के लिए जो सही लीड होती है वो लीड 2 होती है, और नॉर्मल ये होना चाहिए कि एक QRS कॉम्प्लेक्स से पहले एक P वेव आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। P वेव के बाद जो भी QRS कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जो जिस डायरेक्शन में P वेव बन रहा है, यानी कि डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए। अगर निगेटिव है
तो फिर दोनों का डायरेक्शन नेगेटिव ऐसे होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो नॉर्मल जो पी वेव की जो हाइट है वो राइट आर्टेरियल एक्टिविटी को शो करती है, और ये 2.5 स्मॉल स्क्वायर यानी कि 2.5 mm लगभग नॉर्मल होनी चाहिए। अगर हाइट बढ़ी हुई आती है अगर ईसीजी में, तो फिर ये राइट आर्टेरियल एनलार्जमेंट को शो करता है। इसकी जो विड्थ होती है यानी कि जो ड्यूरेशन होता है वो लेफ्ट आर्टेरियल एक्टिविटी को शो करता है, और ये नॉर्मल 0.12 सेकेंड से कम होनी चाहिए, यानी कि 2.5 से 3 स्मॉल स्क्वायर लगभग ये होता है। अगर विड्थ बढ़ रही है तो ये लेफ्ट आर्टेरियल एनलार्जमेंट को शो करता है। ये नॉर्मल आप देख पा रहे होंगे कि जो भी पी वेव है एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले एक पी वेव आ रही है, तो ये नॉर्मल है। नेक्स्ट हम देखते हैं पी आर इंटरवल। ये स्टार्टिंग फ्रॉम पी वेव टू स्टार्टिंग फ्रॉम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है टाइम टेकन फॉर द इम्पल्सेस टू ट्रेवल फ्रॉम एसए नोड टू बंडल ऑफ फेज। तो नॉर्मली ये जो होता है 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर यानी कि 0.12 से 0.2 सेकेंड ये नॉर्मल होता है। अगर ये प्रोलॉन्ग्ड है यानी कि 0.2 सेकेंड से ज़्यादा है तो ये डिलेड इन कंडक्शन ऑफ एवी नोड को शो करता है, और इसका एग्जांपल है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक या फिर इस्चेमिक हार्ट डिजीज के केसेस में ये देखने को मिलता है। अगर ये शॉर्ट है यानी कि 0.12 सेकेंड से कम है, इसका मतलब है कि आर्टेरियल इम्पल्सेस जो है एवी नोड को बाईपास कर दे रही हैं। इसका एग्जाम्पल है एवी जंक्शनल रिदम, WPW सिंड्रोम, LGL सिंड्रोम। नेक्स्ट देखते हैं पीआर सेगमेंट को। पीआर सेगमेंट जो है एवी कंडक्शन को शो करता है, और ये पेरिकार्डाइटिस के केस में डिप्रेस्ड दिखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यू वेव को। ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिपोलराइजेशन को शो करता है, और ये नेगेटिव वेव है, एक नेगेटिव वेव है। इसमें हम मेनली देखते हैं कि क्यू वेव प्रेजेंट है या नहीं है ईसीजी में, क्योंकि अधिकतर ईसीजी में क्यू वेव प्रेजेंट नहीं होती है। तो प्रेजेंट नहीं है तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, लेकिन अगर प्रेजेंट है तब उसे देखना है कि ये नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। अगर क्यू वेव 2 mm से डीप होती है और 1 mm से वाइड होती है तो ये पैथोलॉजिकल केस में देखने को मिलता है। क्यू वेव की जो गहराई है, अगर आर वेव की जो ऊंचाई है उससे 25% ज़्यादा है तो फिर ये एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई को शो करता है। वेंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, बंडल ब्रांच ब्लॉक, इन सारी कंडीशंस को शो करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? ड्यू टू वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। ये जो नॉर्मल होता है 0.08 से 0.12 सेकेंड यानी कि 2 to 3 स्मॉल स्क्वायर लगभग होता है, और ये जो पॉजिटिव होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आप देखेंगे तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, एवीएल में, V5 में, V6 में, सेकेंड लीड में, थर्ड लीड में, और एवीएफ में ये पॉजिटिव दिखता है। AVR V1 और V2 में ये निगेटिव दिखता है, क्योंकि ये आपको एरो जो है वो लीड के अगर जो एक्सेस डेविएशन है वो इन लीड से अपोजिट जाते हुए दिखाई देती है, इसलिए इसमें नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो होता है, और इनकी तरफ आते हुए दिखाई देती है इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन शो होता है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि हर आपको ईसीजी में ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना हुआ दिखे। ये हो सकता है कि किसी में क्यू वेव प्रेजेंट हो, किसी में आर प्रेजेंट हो, आरएस प्रेजेंट हो, तो किसी में क्यू की जगह आरएस वेव हो सकती है, किसी में सिर्फ क्यूएस वेव हो सकती है, किसी में सिर्फ क्यूआर वेव हो सकती है। तो अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो है यानी कि रैपिड एक्टिवेशन ऑफ वेंट्रिकल्स हो रहा है, ये सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया का केस होता है। इसका एग्जाम्पल है आर्ट्रियल टैकिकार्डिया, आर्ट्रियल फ्लटर या फिर आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। अगर ये वाइड हो रहा है यानी कि 0.12 सेकेंड से ज़्यादा हो रहा है तो मतलब वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन जो है वो एबनॉर्मली स्लो हो रहा है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है। इसका एग्जांपल है बंडल ब्रांच ब्लॉक। नेक्स्ट ईसीजी में हम देखते हैं एसटी सेगमेंट को। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एसटी सेगमेंट जो है एंडिंग ऑफ एस वेव से स्टार्टिंग ऑफ टी वेव तक होती है। इंटरवल बिटवीन वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन जो होता है उसे एसटी सेगमेंट बोलते हैं। एबनॉर्मलिटी ऑफ एसटी सेगमेंट जो है इंडिकेट करती है या तो इस्चेमिया है या फिर इन्फॉक्शन का केस है। अगर एसटी सेगमेंट का एलिवेशन है, इसमें चीज़ें देखते हैं, अगर 1 mm यानी कि 1 स्मॉल स्क्वायर से वाइड है, लिमलेट्स में अगर 2 या 2 से ज़्यादा लिमलेट्स में 1 mm से ज़्यादा अगर वाइड है, या फिर
चेस्ट लीड अगर हम देखते हैं तो 2 mm से ज़्यादा वाइड है, 2 या 2 से अधिक चेस्ट लीड्स में, तो ये एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई को शो करता है। पेरिकार्डाइटिस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डिस्टर्बेंस इम्बैलेंस जो है इलेक्ट्रोलाइट हाइपरकैलेमिया के केस में देखने को मिलता है, वेंट्रिकुलर एनोरिज्म के केस में मिलता है। अगर एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन है तो ये मायोकार्डियल इस्चीमिया या फिर हाइपोकैलेमिया जैसे केस में देखने को मिलता है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन में अगर आप लीड्स को देखेंगे तो आप ये पता लगा सकते हैं कि मतलब किस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है हार्ट के। जैसे कि अगर इंफीरियर वॉल एमआई है तो आपको लीड 3, लीड 2 और लीड एवीएफ में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर लैटरल वॉल एमआई है तो फिर लीड 1 में, एवीएल में, V5 में और V6 में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सेप्टल वॉल है, अगर सेप्टल वॉल में एमआई है तो फिर V1 और V2 में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर इंटीरियर वॉल एमआई है तो फिर V3 और V4 में प्रॉब्लम दिखेगी, एसटी एलिवेशन दिखेगा। नेक्स्ट हम ईसीजी में देखते हैं टी वेव को। टी वेव जो है ड्यू टू वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन की वजह से बनता है। टी वेव जो है ये एसिमेट्रिकल होता है, स्लो राइज एंड फास्ट फॉल, ये 2 पार्ट में बनता है। अगर टी वेव सिमेट्रिकल आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये एबनॉर्मल है, ये इस्चीमिया के केस में देखा जा सकता है। नॉर्मल जो हाइट होती है टी वेव की, अगर लिम्ब लीड की हम बात करें तो वो बिलो 5 mm होनी चाहिए, और अगर चेस्ट लीड में देखें तो ये बिलो 10 mm होनी चाहिए। टाल टेंटेड टी वेव हाइपरकैलेमिया, हाइपर एक्यूट एसटी एलिवेशन एमआई के केस में देखने को मिलता है। टी वेव इन्वर्जन जो है वो हाइपोकैलेमिया और एमआई को शो करता है। इन्वर्जन ऑफ टी वेव इन लीड एवीआर इन लीड 3 एंड V1 इज़ नॉर्मल। तो अगर इन्वर्जन आपको दिख रहा है लीड एवीआर में, लीड 3 में और V1 में, तो ये नॉर्मल है। नेक्स्ट हम ईसीजी में क्यूटी इंटरवल को देखते हैं। स्टार्टिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अप टू एंडिंग ऑफ टी वेव जो इंटरवल होता है क्यूटी इंटरवल बोलते हैं। ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को शो करता है। नॉर्मल ड्यूरेशन इसका जो है 9 to 11 स्मॉल स्क्वायर का नॉर्मली ये होता है। अगर क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है तो ये इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस को शो करता है। ऐसा हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैलेमिया के केस में हो सकता है। शॉर्ट क्यूटी इंटरवल हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरथर्मिया, एसिडोसिस, हाइपरकैलेमिया जैसे केस में देखने को मिलता है। एक चीज़ और, क्यूटी इंटरवल जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है सीरम कैल्शियम। तो अगर सीरम कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ होगा तो फिर क्यूटी इंटरवल कम आएगा। अगर सीरम कैल्शियम का लेवल कम होगा तो क्यूटी इंटरवल बढ़ जाता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ईसीजी इंटरप्रिटेशन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको हमने शॉर्ट में हर एक टर्म को इस वीडियो में समझा है। इसको डिटेल में भी हम आगे और कुछ वीडियो में लेके आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।